ओके, कल हमने रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल पॉइंट्स हमने देखे। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस एंड एसिटाइलेशन के बारे में हमने देखा था। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट किया था और आपको कहा था जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज की एग्जैक्टली कौन से स्टेप में कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसका कंपाउंड का मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, ये चीज देखना है इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज द मेन ऑक्सीडेटिव मेथड्स या फिर कह लो ऑक्सीडेशन मेथड्स जहां पे कि मेजर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन इसी में होता है, यानी अगर ये चीज हो रही है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का या जो भी साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है, यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी एनर्जीज आपको मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल एंड द लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ना अभी एसिटाइलेशन के टाइम पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही हैं, सॉरी क्रेब्स साइकिल के टाइम पे एसिटाइल को ए ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ये फॉर्म कर रहा है 6 कार्बन कंपाउंड विच इज सिट्रेट। सिट्रेट का आइसोमेरिज्म हो रहा है विथ आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट का ट्रांजिशन हो रहा है इनटू अ मॉलिक्यूल नेम ऑक्सैलोसक्सिनेट। जब ये फॉर्मेशन हो रहा है आइसोसिट्रेट से, जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा, इस टाइम पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, मींस इस पर्टिकुलर स्टेप पे हाइड्रोजन रिमूव होगा आइसोसिट्रेट में से। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसी पॉइंट पे सबसे पहला एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज NADH। और क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, सो एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ना अभी ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद आपको मिलेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये कंपाउंड आपको मिल रहा है। जब ये सर्टेन स्टेप के टाइम पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी एक कार्बन कंपाउंड जो है वो रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, देन द एंजाइम विल बी ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, दैट विल बी द नेम। और अब तक जो 6 कार्बन कंपाउंड चलते हुए आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज 5 कार्बन कंपाउंड। इसमें ये कन्वर्ट हो गया ना। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट देन अपने आप को सक्सिनिल को एंजाइम ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे एक को एंजाइम की जरूरत है, को एंजाइम ए। जब ये चीज बनती है, इस टाइम पे फिर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यानी एक और कार्बन कंपाउंड जो है वो रिलीज किया जाएगा। सो 5 कार्बन कंपाउंड से यहाँ पे हो गया 4 कार्बन कंपाउंड। जब 4 कार्बन कंपाउंड हो रहा है, इसी के साथ में एक हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, तो आपको फिर से मिल जाएगा NAD+ से NADH, दैट विल बी द सेकेंड एनर्जी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 हमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब इसके बाद यहाँ पे मेजर स्टेप था हाइड्रोजनेज, क्योंकि जो मेजर स्टेप है, हाईलाइटिंग पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन। सो यहाँ पे जो प्रॉपर एंजाइम होगा, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, दैट विल बी द नेम। अब सक्सिनिल को ए अपने आप को कन्वर्ट करवाएगा इनटू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट भी बोल सकते हो आप, ये भी अभी भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है। सक्सिनिक एसिड जब सक्सिनेट में अपने आप को कन्वर्ट करवाता है, साथ ही साथ एक एनर्जी मॉलिक्यूल भी रिलीज करवाता है फ्रॉम GDP से GTP। तो यानी ये जो को एंजाइम था, इसी के पास फॉस्फेट ग्रुप था जो यहाँ पे इस टाइम पे रिलीज किया, तो ये को एंजाइम ब्रेक हो गया इससे, दैट इज द मेन स्टेप। सक्सिनेट के बाद सब्सटेंस विल बी फ्यूमारेट। फ्यूमारेट के टाइम पे अगेन वन मोर एनर्जी मॉलिक्यूल विल फॉर्म, जो कि होगा FADH। सो FAD से FADH2, दैट विल बी द मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल, यानी अगेन हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव किया।
अगर इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये यहाँ पे होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देन फ्यूमारेट से जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज मैलेट। मैलेट जब बनता है तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज फ्यूमरेज, डायरेक्ट नेम है इसका, दैट विल एक्ट और वो मैलेट को मैलेट में कन्वर्ट करवाएगा। इस टाइम पे रिलीज होता है वाटर। तो दो चीज आपको नोटिस करनी है, कल की क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे आपको बताया था, हाईलाइट करवाया था, वाटर रिलीज होता है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वाटर मिलता है एंड एनर्जी तो मिलता ही मिलता है। एनर्जी पे सब ध्यान देते हैं बट इस पे ध्यान नहीं देते कि एग्जैक्टली कहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। सो पहला जो होगा इनिशिएशन ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, सेकंड जो होगा दैट इज इन द क्रेब्स साइकिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा था, इसी टाइम पे लास्ट एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा फिर से NAD+ से NADH। जब ये पूरे क्रेब साइकिल को आप एनालाइज करोगे, इफ वी हैव टू काउंट कि कितने हमें एनर्जी मॉलिक्यूल मिले, तो सबसे पहला NADH 1, देन अनदर वन इज दिस वन 2 and 3। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 NADH। देन उसके बाद एक FADH2, एंड उसके बाद एक GTP। ओके, सो हाउ मेनी ATPs आर देयर? कितने ATP हो गए? थ्री NADH है, देन हाउ मेनी ATPs? 9। यस, 9 ATP। इस केस में 2 ATP एंड GTP 1। इसके केस में तो टोटल कितना हुआ, आपको कितना मिला इसमें? 12। ओके, 12 ATP मिल गया। अब 12 ATP के बाद आपको ध्यान क्या देना है? एक क्रेब साइकिल है, यानी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल का एसिटाइलेशन हुआ, तो उसके हिसाब से आपको टोटल कितना मिला? आपको 12 ATP मिल रहा है जब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल का फर्दर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। बट कितने पायरुवेट मिलते हैं हमको? 2। एसिटाइलेशन भी 2 होता है, तो हेंस क्रेब साइकिल भी 2 होगा। तो एक ग्लाइकोलिसिस से 2 क्रेब साइकिल आपको हमेशा मिलते हैं। तो जब 2 क्रेब साइकिल मिल रहे हैं तो इस टोटल को क्या करना है? इंटू 2। अगर इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। राइट, 24 ATP। अब इतना था। कल हमने कितने ATPs देखे थे ग्लाइकोलाइसिस एंड एसिटाइलेशन को मिला के? हाउ मेनी? ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हुआ था 8 और एसिटाइलेशन के टाइम पे 6, क्योंकि एक साइकिल, एक एसिटाइलेशन में एक NADH मिलता है। तो टोटल 6, 2 NADH होने की वजह से 6 ATP। तो ऑलरेडी आपके पास 14 ATP थे। तो 14 ATP थे तो कितने हो गए टोटल? 38 ATP। अगर शंट हो रहा है, मींस एनर्जी शंट हो रहा है इन द सेंस ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए, यानी ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, किस तरीके से एनर्जी बन रहा है, हायर मॉलिक्यूल्स को कैसे हाइड्रोजन मिलता है या नया फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, वो सारी चीजों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हम बात कर पाते हैं। अगर वो नहीं होगा सो देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वो इनकम्प्लीट ही रह पाएगा। तो जब ये सारी चीज होती है, ऐसे केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लीक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लीक होगा,
प्रैक्टिकल रीजन की बात करें, दिस इज द मैक्सिमम theoretical number. This ATP is the maximum theoretical number. अगर इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन लीक भी होते हैं, 38 से कम भी हो सकते हैं, बट कभी कभी ग्लाइकोलाइसिस में उसी फर्स्ट स्टेप में ही अगर इलेक्ट्रॉन लीक हो तो टोटल 8 ATP की बजाय 6 ATP फॉर्म होगा। अगर ऐसा हो तो तब आप काउंट करोगे 36 ATP ऐसे केस में। तो हमेशा बुक्स में भी इंफॉर्मेशन जहां पे आती है वहां पे भी देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन 36 और 38। हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया जाता है, बट यू हैव टू कंसिडर इट प्रॉपरली कि 36 कौन सी कंडीशन में आ रही है। तो थियोरेटिकली 36 कब आता है, जब ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन लीक या फिर इलेक्ट्रॉन शंट के बारे में बात करते हैं। शंट मतलब रुकावट। कहीं भी कोई भी अगर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो उस केस में हम उस चीज को शंट बोलते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे अगर हो रहा है, उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन वीक हो, सो वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है 6 ATP ना कि 8। बट उसका जो इन डेप्थ बायोकेमिकल एक्शन है या मेटाबॉलिक पाथवे वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, अभी उसको ध्यान में नहीं देना है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज है। तो ये थियोरेटिकल ये दो नंबर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन शंट हुआ देन या लीक हुआ तो 36, उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो 38। दैट इज योर आंसर। ओके, एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Okay, shall I change now? Yes, ma'am. ना, अभी क्रेब साइकिल हो गया, आपको ओवरऑल बता दिया कि कहाँ पे कैसे कितनी एनर्जी मिल रही है। जब ये एनर्जी मिल रही होती है तो इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, क्यों और कैसे वो चीज यहाँ से वहां पहुंच पाई। पिछले चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने पढ़ा था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसका मीनिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेस चार्ज है वो किस तरीके से वाटर को ब्रेक कर रहा है, वो कैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनसाइड और आउटसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, कैसे इलेक्ट्रॉन अपने आप को मूव करवा रहा है, वो स्ट्रोमा से कहीं इधर उधर मूव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और उसके मैट्रिक्स में भी हो रही है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा और उनके मैट्रिक्स में ये सारी चीजें अगर हो रही होती हैं तो उसी के साथ साथ ये क्यों हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है। जो इनिशियल एनर्जी है, एटीपी से भी पहले कोई चीज बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जीज जो होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैं बायोमॉलिक्यूल की लैंग्वेज में कह रही हूँ, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, वो उनके बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं। इन द बॉन्ड वी हैव अडेप्टेड, हमने हमारे केमिकल कंपोनेंट्स और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इस तरीके से बॉन्ड करवाते हैं या फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाते हैं कि उनमें वो एनर्जी जो है वो इम्बेडेड हो, तभी तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उस ब्रेक होने से हमें एनर्जी मिलेगी। बट ये चीज करवाने के लिए, एटीपी जनरेट कराने के लिए भी अलग से एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो बेसिक एनर्जी है, रॉ फॉर्म में जो है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप कैरी करके घूमते हैं। दैट एक्सेस एनर्जी दे कैरी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जहां भी मूव होगा, जहां पे भी पहुंचेगा, वो उसको वो बेसिक एनर्जी दे देगा ताकि वो पर्टिकुलर कंपाउंड आगे फर्दर एक्साइट हो पाए। ये एक्साइटेड है, वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, सामने वाला कंपाउंड जो है वो एक्साइट हो रहा है। सो इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो फिर आप इसको ऑक्सीडेटिव टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। टर्मिनल ऑक्सीडेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर रिएक्शंस, जो भी मैकेनिज्म्स हैं, उन सारे मैकेनिज्म्स के एंड में ये चीजें जो हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस जो है वो जस्टिफाई हो रहा है। और एट द एंड जो ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन और क्रेब साइकिल में वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बारे में बात की, दैट वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली
एबल टू केम आउट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन होगा तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन भी होगा, यही मॉलिक्यूल्स को वो कंबाइन करेगा तो एंड में मिलता है वाटर। दैट्स व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट हमेशा वाटर रहता है, मींस वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज वाटर। सो दैट्स व्हाई इसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एंड होता जाता है किसी भी रिएक्शन का, एज यू कैन सी ये लास्ट प्रोडक्ट मींस ऑलमोस्ट ये एंड हो रहा है रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस के भी टाइम पे आपने देखा जब एंड हो रहा है तब वाटर रिलीज करवा रहे हैं, और वो वाटर का फॉर्मेशन इन्हीं सब चीजों की वजह से हो पा रहा है। सो इसलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन के नाम से भी देख रहे हैं। जब टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में हमने समझा तब 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स यानी 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे और उनके स्टेशंस, और ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है वो देखा कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 क्या क्या करवा रहे हैं। अब वो जो बेसिक रिएक्शंस हैं क्या क्या हो रहे हैं फास्ट ट्रैक में लेकर जाऊंगी। आई थिंक हम लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ है, देन मैं डायग्रामेटिकली भी आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। पहला कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो भी कोएंजाइम Q है या क्विनॉन बोल लो, ये कैरी करता है, मींस ये मेन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इसका मेजर काम क्या है, टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन। इसका मेजर काम है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, साथ ही साथ प्रोटॉन को पंप करना इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो चीजें हो रही हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन और क्विनॉन जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, हाउ, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल NaDH। और इस मॉलिक्यूल पे काम करने के लिए जो एंजाइम आ रहा है दैट एंजाइम इज डिहाइड्रोजनेज। दैट इज द मेन वो रीजन, वो एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन स्प्लिट होगा, सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बनेंगे और इस तरीके से वही एनर्जी को आगे कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स 2 क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 एग्जैक्टली सक्सिनेट ऑक्सीडेशन करवा रहा है। यानी सक्सिनेट ऑक्सीडेशन की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन मिला उस इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर करना है टू कोएंजाइम Q। और यहाँ पे हेल्प जो करता है द एनर्जी मॉलिक्यूल विच हेल्प, दैट इज FAD प्लस आयरन एंड सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो ये हेल्प कर रहे हैं और कोएंजाइम Q जो है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसका मेजर काम क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो रिसीव किया जा रहा है। और क्यों रिसीव किया जा रहा है, फॉर द हायर पर्पस। हायर पर्पस का मतलब है कि एक ऐसी जगह पे लेकर जाना है जहां पे ये सारी एनर्जी का इस्तेमाल करवाना होगा। अब रिमाइंड यू वन मोर पार्ट, जैसे कीमो ऑस्मोटिक्स हाइपोथेसिस के बारे में आपने पढ़ा, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन रेस्पिरेशन, इस केस में भी ये मैकेनिज्म जब मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा होता है उसी टाइम पे चलता है, ये कोई एंड में वेट नहीं करते। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि सारे रिएक्शंस के टाइम पे क्या हो रहा था। यहाँ पे आपने केमिकल फॉर्म देखा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में नॉर्मली आपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़ी। इस टाइम पे क्या करना है, उन्हीं केमिकल्स में से कहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उसमें एंजाइम के पर्सपेक्टिव से बात की गई है, इलेक्ट्रॉन एंड एंजाइम को यूज करते हुए कि ड्यूरिंग ऑल द मेटाबॉलिक पाथवे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एंड विच कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ये कोई लास्ट स्टेप नहीं है, ये साइमल्टेनियसली अब कह लो पैरेलली होता जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 के केस में क्या होता है, 1, 3 एंड 4 ये जो मेन है ये प्रोटॉन पंप का काम करते हैं। यहाँ पे 1 जो है, साथ ही साथ मैं 3 के बारे में अभी एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे
कोएंजाइम Q प्लस साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C स्पेशली है। साइटोक्रोम के बारे में ऑलरेडी जानते हो, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो पैटर्न मॉनिटर कर पाता है या कह लो रेगुलेट कर पाता है, और ये कोएंजाइम Q डोनेट कर देगा साइटोक्रोम C को, तो इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड नाउ। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया। नेक्स्ट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का मेन काम क्या है? साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन को देना है, और जब ये चीज हो रही है, इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज साइटोऑक्सीडेज। और जब ये चीजें होती हैं, सो साइटोक्रोम C यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है, और जब ये कैरियर एज अ कैरियर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा होता है, सो ये गुजरता है 2 कॉपर सेंटर से। अब ये कॉपर सेंटर एग्जैक्टली रेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रेस्ट करेंगे ताकि एक्सेस एनर्जी कहीं भी अननेसेसरीली लीक ना हो, दैट इज द रेस्टिंग पॉइंट। अब जब ये सारी चीजें हो गई, साथ ही साथ प्रोटॉन पंप हो रहा है, तो इनके साथ साथ जो प्रोटॉन है उसे पंप किया जा रहा है इन द इनर मेम्ब्रेन। तो जो कॉम्प्लेक्स 3 है, यहाँ पे भी प्रोटॉन पंप होता है, यहाँ पे भी प्रोटॉन पंप होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन पंपिंग द प्रोटॉन इनटू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या कह लो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो है उनके बीच में। सो आई विल राइट ओवर हियर। ओके, दैट इज द पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन पंप का काम कर रहे हैं। जब ये सारी चीज हो रही है, सो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स में आपको सीरीज दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन या कह लो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो है इनको कैरी किया जा रहा है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनको मूव करवाया जा रहा है। मूव करवाने का मतलब क्या है कि चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश होगी, कभी भी कोई चीज बैलेंस होता नहीं है, तो इनके फ्लो को मेंटेन करवाने की कोशिश हो रही है। तो जब ये सारी चीज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे एंट्री होगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हमेशा बाइंड करेगा, सो दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट। जब कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर रहा है अपने आप को, जो NADH की बात कर रहे हैं हर मेटाबॉलिक पाथवे में, या FADH, कहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है एंड या नहीं हो रहा है, प्लस अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन आयन, तो साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं ब्रेक होके आगे जाएगा, तो उन्हीं को कैरी करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये सारी चीज हो रही है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है और वो प्रोटॉन के साथ, जो पंप के साथ जब कपलिंग इनकी होती है, यानी सिंक में इनके एक्शंस चल रहे होते हैं, तो इसको ये क्या कर देते हैं, ATP सिंथेस उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ATP सिंथेस क्या है? इट इज अ एंजाइम, सॉरी, इट इज द, यस, इट इज एंजाइम, जिसके 2 यूनिट्स हैं, वन इज द हेड पीस and another one is the inner protein. हेडपीस एंड इनर प्रोटीन, जो कि आपको कॉमन फैक्टर जो होता है उसके साथ एसोसिएटेड है, उन्हीं के साथ इसको काम करके एक्टिवेट होना है। अभी जो हेड पीस है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो आपकी बुक में जो डायग्राम है समथिंग लाइक दिस इज द डायग्राम जो कि प्रॉपर है। ये है मेन आपका हेड पीस, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा। ये हेड पीस जो है ATP सिंथेसिस का लोकेशन है,
इट इज द मेन साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और जो इनर पीस है या फिर इनर प्रोटीन कह लो, दिस इज द मेन चैनल, इट फॉर्म्स अ चैनल फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, यहां से एंट्री होगी इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द पाथ बोल लो या फिर ये मेन रास्ता है। यहां से वो एंट्री होगी, उसके पास जो भी एनर्जी होगी वो यहाँ पे डंप करेगा। डंप करते ही हेड पीस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो एक्टिवेट हो रहा है तो उसका मेजर काम क्या है कि एटीपी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे प्रोटॉन का पंपिंग भी होगा इस डायरेक्शन में। सो प्रोटॉन पंप, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रोटॉन पंप को इसीलिए टुवर्ड्स एटीपी सिंथेस उस डायरेक्शन में वो लोग लेकर जाते हैं। तो जब भी एज पर योर एनसीईआरटी 4 हाइड्रोजन आयन जब भी अटैच्ड होते हैं तो एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक द फैक्ट आल्सो। सो 4 हाइड्रोजन आयन अटैच्ड हुए, एक एटीपी प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली आपको ये भी पता चल गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो जो दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक FADH, NADH, उनके साथ वो अटैच्ड होके उनको उनके अंदर की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट करते हैं। सो दिस इज हाउ ऑल द एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म। एनी डाउट्स? Think about it, take a minute. If you have any doubt, you can ask. Okay, no doubts. Let me just share the diagram, complex diagram. Okay, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Already I think मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है, but one more time I'm going to explain. So आपको 3 complexes, you must be finding 3 complexes यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. So ये 4 complexes. अब ये जो 4 complexes हैं यहाँ पे exactly क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में हम देख रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, जब सारे कॉम्प्लेक्सेस, इनका मेजर वर्क है इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। देयर इज गोइंग टू बी वन कैरियर कोएंजाइम Q, वो सब कुछ रिसीव करेगा, वो लेकर जाएगा। लेकर जाने के लिए आयरन सल्फर बेस्ड मीडिएटर्स की जरूरत है, साथ ही साथ कॉपर के 2 सेंटर्स रेस्टिंग पोजिशंस की जरूरत है। देन इसके बाद ये सारे चैनल्स, एज यू कैन सी द डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉन जहां से भी आ रहा है, जहां भी जा रहा है उसका टारगेट कहाँ है, इस लोकेशन तक पहुंचना है। यही मेन एटीपी सिंथेस का मेजर एंजाइम लोकेशन है जहां तक पहुंचना है। देन 3 डिफरेंट जोन्स के बारे में जरूर देख लेना, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। तो इनके बीच में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ कम्युनिकेट हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पंप के बारे में हमने बात किया था 1, 3 एंड 4, तो ये प्रोटॉन पंप, तो प्रोटॉन को एग्जैक्टली कहाँ पे पंप कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और क्यों पंप कर रहे हैं, क्योंकि यहां से वो एट द एंड इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। एंड तब तक उनको मेन चैनल जो है एज अ वाटर मॉलिक्यूल, टर्मिनल वाटर मॉलिक्यूल जो मेन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मिल पाएगा। ऐसे हियर जहाँ पे एरो है वहां पे जस्ट ध्यान से देखो, लिखा हुआ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये क्या कर रहे हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं।
दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं. So this is the diagrammatic representation of electron transport system. Yes. मैम जो एनसीईआरटी में ना ये जो लास्ट है ना जो एटीपी सिंथेज है उसको कॉम्प्लेक्स 5 बोला है पर राइट वो डायग्राम में नहीं दिया है. कोई बात नहीं. वो बस कह रहे हैं कि क्योंकि एट द एंड ये भी एंजाइम है ना और ये भी एनर्जी बना रहा है. अब देखना ध्यान से, हर जगह कोई ना कोई एनर्जी का मींस वो ऑक्यूपाई हो रहा है उस चीज को कंप्लीट करवाने के लिए. जैसे यहाँ पे देख लो NADH का इंपॉर्टेंट रोल है. देन FADH भी होगा. नॉट श्योर यहाँ पे दिया है या नहीं दिया है. FADH मस्ट बी समवेयर. ओके ये हियर आप कॉम्प्लेक्स 2 में देख लो. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं यानी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट. लास्ट में ये जो मेन एंजाइम है वो एट द एंड एटीपी को बनाएगा एंड ये किसी के साथ मर्ज नहीं है. ये अपना इंडिविजुअल एंजाइम है. दैट्स व्हाई उसको कहा गया है कॉम्प्लेक्स 5. ऐसा कहा गया है कि वी कैन कंसिडर इट एज अ कॉम्प्लेक्स 5. यू कैन, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए. दिस इज द पॉइंट जहां पे कहा है कि एग्जैक्टली एटीपी सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेजर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चंस में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की बजाय कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में बात करें और पूछे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं या सिग्निफिकेंस क्या है या एनी ऑफ द रिएक्शंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है. इट इज योर सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा. ओके, एनी अदर कंफ्यूजन्स? कॉम्प्लेक्स 2 में अगेन वही वाला है ना वो जो हमने एग्जांपल देखा था बायोमोलिक्यूल्स में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, वही रिएक्शन हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स 2 में. करेक्ट वही वाला रिएक्शन है. तो अगर वो प्रॉपर्ली नहीं होगा तो जो सक्सीनेट ऑक्सीडेशन है वो प्रॉपर्ली अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, मैलेट उसे मैलिक एसिड क्या करेगा, कंप्लीट कर मतलब एटीपी बनेगा नहीं ना वहां से जो निकल रहा है. करेक्ट, दैट इज द मेन रीजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द एंड ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन. ये सारी चीजें होती हैं. दिस इज द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है. अब में से कितने बच्चों ने ऑनेस्टली टेल मी रेस्पिरेशन के प्रैक्टिस किए हैं ऑनेस्टली? लेवल 1 एटलीस्ट, लेवल 2 तो पूछूंगी भी नहीं मैं. हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, अगर नहीं किया है देन प्लीज एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट. ओनली वन स्टूडेंट भाग्यश्री. तो अगर बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं सो प्लीज डू दैट, स्टार्ट डूइंग इट क्योंकि ये फिजियोलॉजी पार्ट है. इसको हल्के में मत लेना. इवन तो आपको आज बात समझ में आ रही है, इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको मेमोराइज करना है. तो अगर वो आप भूल गए, आज भूल गए और बाद में मीन्स आज का पढ़ के छोड़ दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आप क्या करोगे, भूल जाओगे. इसको भूल जाओगे तो आपको फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा. नए ईयर का, नए सेशन की एक्साइटमेंट रहती है, हम उसी चीज में बिजी रहते हैं. फिर इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली गिव योरसेल्फ टाइम एंड वो चैप्टर और जो है उन सबको टाइम आप नहीं दे पाओगे. ओके, चलो एवरीवन, बस लास्ट का एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन आई विल एक्सप्लेन यू. सो प्लीज ज्वाइन द अदर लिंक.